हेलो स्टूडेंट्स, महामना निःशुल्क क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी। आज लेके आया हूं आंसर की माली की। और डीडीए माली में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे माली का एग्जाम दिए हैं वो देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो हैं आंसर की में गलत मार्क हैं उन्हें सही कर सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एम्बिगुअस नेचर के हैं। इसके अलावा जो बच्चे माली का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं एग्जामिनर, और बहुत ही अच्छा पेपर पूछा गया। तो आज पहले हम इस लेक्चर में जानेंगे डीडीए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी थोड़ी सी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं डीडीए माली में कौन सा पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो छात्रों है पूछा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्रॉप या यहाँ पे कुछ नाम है जिसके अंदर आपको भरना है, इज ग्रोन एज कंपेनियन टू द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट पेस्ट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी वाले छात्रों के लिए यही है, ऐसी कौन सी ऐसी फसल है जो किसी फसल के बीच में या साथ में एक कैंपेनियन क्रॉप के रूप में ग्रो की जाती है जिससे कि इंसेक्ट जो है उससे दूर चले जाएं। तो आपने ट्रैप का नाम सुन रखा होगा, उसका क्या नाम सुन रखा होगा? ट्रैप का नाम। ट्रैप करते हैं ना लोगों को, तो बहुत सारे प्रकार के ट्रैप होते हैं। और ट्रैप किस लिए होता है? लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो मुख्य फसल के साथ लगाई जाती हैं जिससे कीट उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद या तो वहां पे वो मारे जाते हैं या उसी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप के नाम से जानते हैं, या सेक्रीफाइस क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस होती है, क्रॉप को क्या होना होता है? खत्म होना होता है। जैसे अभी आपने देखा था भारतीय वायुसेना जो है, मान लो विमान उड़ा रही है, तो उसके साथ साथ ड्रोन भी चल रहे हैं। तो अगर इस विमान को निशाना साथ बनाया गया, मान लो ये विमान है, इसको निशाना बनाया गया, तो ड्रोन को आगे ला दिया गया, तो निशाना ड्रोन ने क्या कर लिया? ड्रोन एज ए ट्रैप यूज हुआ, आपने देखा होगा वायुसेना के द्वारा। तो सेम यही क्राफ्ट के केस में है, हालांकि फॉडर क्राफ्ट नहीं है, इसलिए फॉडर क्राफ्ट नहीं, फॉडर क्राफ्ट चारे वाली फसलें होती हैं, कल हमने पढ़ा था। कवर क्राफ्ट भी नहीं है, ठीक है, ना ही कैश क्राफ्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रैप क्राफ्ट। तो ट्रैप क्राफ्ट ही आंसर लगाया है, यानी कि क्वेश्चन ये क्या है? सही है। तो और कौन कौन सी ट्रैप क्राफ्ट है आगे वाले, अगर आपके एग्जाम आते हैं तो आपने देखा होगा क्या इंडियन मस्टर्ड को ग्रो करते हैं किसके साथ? कैबेज के साथ। इंडियन मस्टर्ड को किसके साथ ग्रो करते हैं? कैबेज के साथ ग्रो करते हैं। किस लिए? डायमंड बैक माथ, डीबीएम, प्लूटोलिया जाइलोस्टेला के नियंत्रण करने के लिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मैरीगोल्ड को जो है टोमेटो के साथ, मैरीगोल्ड को किसके साथ लगाते हैं? टोमेटो के साथ। किस लिए? एक तो रूट नॉट नेमेटोड को ट्रैप करके क्या कर देता है? आकर्षित करता है, फिर मार देता है, रूट नॉट नेमेटोड को। ठीक है, आरकेएम। इसके अलावा जो है फ्रूट बोरर जो है उसको भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ओकरा की फसल जो है किसके साथ लगाई जाती है? कपास के साथ, कॉटन के साथ। तो ये आगे भविष्य में भी आप याद रखो कौन कौन सी क्रॉप होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा 100 क्वेश्चन है, और हमारा लैपटॉप इससे पहले जो हीट हो, आप लोग सारे क्वेश्चनों का उत्तर जान लें। क्वेश्चन नंबर 2, what should be placed at the bottom of a pot to improve drainage। अब पॉट भरने के लिए पॉट के बॉटम में क्या डाला जाता है जिससे कि ड्रेनेज अच्छा होता है? जैसे हमने बताया था ये पॉट होता है, और बहुत सारे लोगों को पॉट जो है भरना नहीं आता है। जब पॉटिंग और डीपॉटिंग हमने आपको सिखाई थी, थोड़ा सा इस तरीके से पॉट होता है, और ये पॉट का बेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या भरते हैं? ग्रेवल्स भरते हैं, यानी कि कंकड़ और पत्थर जो है इसमें डालते हैं, जिससे कि ड्रेनेज इंप्रूव हो जाता है। अगर सैंड डाल देंगे तो यहाँ पे जो पॉट के अंदर छेद होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो कहाँ पे? कहीं पे स्मॉल स्टोन लिखा हुआ, जी हाँ, ये लिखा हुआ स्मॉल स्टोन एंड सैंड, सैंड पेपर नहीं, स्मॉल स्टोन इज द मोस्ट करेक्ट, और ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग की एडवांटेज, पहले हमें क्वेश्चन सही से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? निम्न में से कौन सा रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करता है, एन एडवांटेज, एक लाभ, ऑफ द प्रोसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, जल हार्वेस्टिंग जो की जाती है उसके, वाटर हार्वेस्टिंग जो की जाती है उसकी प्रोसेस का एडवांटेज पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। पहला, इट कैन इमीडिएटली सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने की और तुरंत क्या उसे पी सकते हो? नहीं, ये पीने के लिए तुरंत सेफ नहीं होता है छात्रों,
क्योंकि आजकल मानव की जो क्रियाएं हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, उसके कारण जो है जो रेन वाटर भी होता है वो भी दूषित हो जाता है, इसीलिए इसे प्योर करने की क्या होती है, जरूरत होती है। इट कैन इमीडिएटली मीट टू द म्युनिसिपल डिमांड्स ऑफ द वाटर सप्लाई, और ये तुरंत ही म्युनिसिपल जो डिमांड है आपकी, जो नगर पालिका या आपकी जो डिमांड है लोगों की, क्या उसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है कि वाटर सप्लाई कर दो लोगों के घर, ये भी गलत है। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बाथिंग ओनली, क्या इससे केवल नहाया ही जा सकता है। अब यहाँ पे ओनली लगाया है, केवल बाथिंग लिखता तो हो सकता था, हालांकि बाथिंग करता भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाथिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है आपको ब्लिस्टर्स आ जाएंगे अगर पहला बारिश का पानी है। इट कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, तो इसे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी की किल्लत है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे कुछ जिले हैं वो रेड जोन में शामिल हो सके हैं। अटल भूजल योजना जो है उनमें भी स्टार्ट हो चुकी है। अटल भूजल योजना क्या है, कब स्टार्ट हुई है, ये हमें आप जरूर बताएं छात्रों। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है कि इसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तुरंत। ठीक है, बाकी सब में जो ऑप्शन बनाए हैं बहुत ही अच्छे ऑप्शन बनाए हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो हमने कल भी बताया था आपको कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसीलिए क्या है, स्वपोषी हैं, जिनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी, खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है छात्रों। तो क्लोरोफिल पाई जाती है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है क्या, यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमलिया भी है, प्लांटी भी है, प्रोटिस्टा का नाम आपने सुना होगा, कौन कौन से किंगडम होते हैं उनको आप जो है बता सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता क्योंकि प्लांट में प्लांटी में प्लांट पाए जाते हैं और प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बिल्कुल सही है, और एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस ये बिल्कुल सही है। लेकिन आगे देख लेते हैं, मोटाइल थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ एक जगह से दूसरी जगह क्या जाया करते हैं, तो पौधे एक जगह जहाँ लग गए वहीं मोटाइल नहीं होते हैं। अब्सेंस ऑफ सेलवाल, तो पौधों में सेलवाल पाई जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अंतर क्या है, कि एनिमल सेल में जो है सेलवाल नहीं पाई जाती है सेलुलोज की, जबकि प्लांट सेल में सेलुलोज पाई जाए, सेलवाल पाई जाती है। ठीक है, और ये सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो छात्रों ये आप क्वेश्चन निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं दिया ना उनको एक बार भी जरूर ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए मेरी समझ से, और मैं ये ग्रुप में अवेलेबल भी करवा देंगे। Which of the following mechanism allow tree to control air pollution most effectively? अब क्वेश्चन पूछ रहा which of the following, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अंग्रेजी पढ़ना सीखें कि इनमें से कौन मैकेनिज्म, यानी कि कौन सा इसमें मैकेनिज्म लगता है, ठीक है, अलाउ ट्रीज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, जो ट्रीज को यानी कि पेड़ों को एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। तो पौधे जो है एयर पॉल्यूशन को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से रोकते हैं, पहला है CO2 रिलीज करते हैं पौधे टू न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए CO2 क्या रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ही डीप हो गया क्योंकि माली लेवल का पेपर है। तो CO2 रिलीज करते हैं, किसमें रिलीज करते हैं प्लांट, रेस्पायरेशन में, ना कि फोटोसिंथेसिस में। तो रेस्पायरेशन में जो है CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो है कोई इफेक्टिवली मेजरमेंट नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तो गलत है। इंक्रीज सॉइल इरोजन टू एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, ये सॉइल इरोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सॉइल इरोजन को कम करते हैं, सॉइल इरोजन को इंक्रीज ना करके क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो प्लास्टिंग इफेक्ट का क्या करती हैं छात्रों, काम करती हैं। आगे प्रिवेंटिंग रेनफॉल इंटायरली, तो ये क्या रेनफॉल को रोक देती हैं, भी गलत है। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स बाय ट्री, ट्री के द्वारा जो है गैसियस पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मोस्ट ट्रू ये थी, और ये भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही जो है आप देखेंगे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, अब इंग्लिश वाले हिंदी समझे। कथन एक ये है कि अपतरण, जिसको खरपतवार बोलते हैं, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि में खरपतवारों की संख्या कम करने के लिए कवक, जीवाणु और कीट जैसे जीवित जीवों का उपयोग सम्मिलित है। तो जो बीड मैनेजमेंट का है, तो बीड मैनेजमेंट आजकल कैसे होता है, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट होता है। तो इसका एक मेथड है, जैसे कल्चरल मेथड हो गया, यानी जो हम पहले से अपनाते आए हैं,
फिजिकल मेथड हो गया, भौतिक विधियां हो गई, और दूसरा बायोलॉजिकल हो गया और केमिकल हो गया। ठीक है, ये लगभग जो है मुख्य बिंदु हैं किसी भी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के। तो ये कह रहा है कवक का उपयोग करना। कवक क्या है? बायो है ना, जीव है, तो बायोलॉजिकल कवक। जीवाणु भी बायोलॉजिकल मेथड है, और कीट, अगर इनका उपयोग करके खरपतवार को आप नियंत्रित करते हैं तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे कवकों का स्प्रे करके मारा जा सकता है। जाइगोग्रामा का नाम सुना होगा, किसमें उपयोग होता है? पार्थेनियम को मारने के लिए। ठीक है, दूसरा खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि में शाकनाशी का उपयोग भी सम्मिलित है। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड एक प्रकार के क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो हर्बिसाइड क्या खरपतवारों के जो है नियंत्रण में उपयोग किया जाने वाला जो है जैविक विधि है। तो हर्बिसाइड जीवित नहीं है, ये बायो थोड़े हैं, जीवित थोड़े हैं। तो यानी कि ये कथन गलत है। तो कथन एक सत्य है और कथन दो गलत है, पहला ही आपको मिल जाता है ऑप्शन। ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको दिखाई दे रहा पहले तो ये बताइए, हम थोड़ा इधर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाक कई वृक्षों पर परजीवी के रूप में रहती हैं और अपने परपोषी से जल और पोषण तत्व ग्रहण करती हैं? अब इसमें बात की जा रही परजीवी की, पैरासाइट। तो ये हमने बताया था आपको कि पैरासाइट जो होते हैं, हालांकि माली के लिए हमने कभी नहीं पढ़ाया, डीडीएसओ में बताया था। और टोटल स्टेम पैरासाइट क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट क्या है, टोटल रूट पैरासाइट क्या है, और पार्शियल जो ऑर्किड पढ़ाए थे। तो इसमें आपको बताना है कि वृक्षों के परजीवी के रूप में कौन रहता है। जैसे ऑर्किड, आर्किड परजीवी नहीं है। आर्किड जो है वृक्षों में इपीफाइटिक तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से परजीवी नहीं है, तो आर्किड गलत हो गया। कैक्टस तो है ही नहीं और फर्न भी नहीं है। कुस्कुटा जो है, कुस्कुटा को हमने बताया था कि ये जो है ये क्या है? परजीवी प्लांट है छात्रों। अब आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पेयर दिया गया है टर्म का, इसमें पेयर दिया गया है, पेयर द टर्म टू कंप्लीट द एनोलॉजी। एनोलॉजिकल एक रीजनिंग टाइप का हो गया। वाटर लॉस, अगर वाटर लॉस होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और वाटर अगर लिया गया तो क्या होगा? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग, वाटर अगर पौधा अपटेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे निकालने के लिए जरूरत क्या होगी? स्टोमेटा के ओपनिंग करने की। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन गलत हो गया। गार्ड सेल जो है श्रिंक कर जाते हैं, ये वाटर की कमी में गार्ड सेल जो है श्रिंक करती हैं। लीफ विल्टिंग, लीफ विल्टिंग अगर हम देखें तो ये भी वाटर की कमी में होती है, ना कि अपटेक में। अपटेक में केवल स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। और यहीं पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हम देते हैं कि एबीएस जो है स्टोमेटा की क्या होती है? क्लोजिंग होती है। कौन सा एलिमेंट जो है स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों देखो अच्छा पेपर है, आप इसको आराम से करो। Which of the following is not the suitable use of rain water harvest from the rooftop? अब दिल्ली में पानी की कमी है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ही ज्यादा क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है कि इनमें से कौन, नॉट, देखो इन्होंने भी बोल्ड किया है और आप भी जब क्वेश्चन करें तो नहीं की बात हो रही। कभी कभी जो है हमें लगता है पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वहां पे हम गलत करके आ जाते हैं। तो नॉट कौन सा है? इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है रूफटॉप पे, उसको, रूफटॉप का मतलब छत पे, उसको हम डायरेक्टली पीने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। तो ये जो है सही है, लेकिन क्या देखिए एम्बिगुअस तो नहीं, इसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ गार्डनिंग, हाँ इसको पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर ड्रिप इरिगेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग एंड फ्लशिंग, कर सकते हैं, केवल यही नहीं कर सकते, नॉट ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा उर्वरता में सुधार के लिए कृमि क्षति यानी वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग एक प्रकार की क्या है? वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट को ही क्या कहते हैं? कृमि क्षति कहते हैं, जो भोजन लिया और नीचे क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। क्यों मूल्यवान माना जाता है? क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, आप देखोगे एनपीके इसमें जो है कंपोस्ट के कंपेयर में ज्यादा पाए जाते हैं। ये मृदा में कार्बनिक अपशिष्ट को कम कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये कार्बनिक अपशिष्ट को बढ़ा देते हैं। ये मृदा को अधिक अम्लीय बनाते हैं, ये भी गलत चीज है। अम्लीय बनाते हैं कुछ, लेकिन अधिक नहीं बनाते हैं। अधिक अगर नहीं देता तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता है? एम्बिगुअस हो जाता है। ये केचुए को बिल बनाने से रोकते हैं, ये भी जो है गलत है। तो केवल जो इसमें जो है क्रमक्षिप्त जो है एक पदार्थ है वर्म कास्टिंग, जो पौधे में क्या करता है? प्रचुर रूप से जो है ये न्यूट्रिएंट को मिट्टी में मिलाने के काम में आता है। अब छात्रों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, जब टमाटर की खेती गेंदे के साथ की जाती है। देखो पहले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन संबंधित है। कुछ नहीं, एग्जामिनर ने 10-12 क्या किए हैं, यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट जो हैं कह सकते हैं कंटेंट पकड़ा है, और उन्हीं कंटेंट से ही 10-12 कंटेंट से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब टमाटर की खेती गेंदे के साथ की जाती है तो किस पीड़क समस्या को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। और हमने क्या बताया था आपको, रूट नाट नेमेटोड और जिसको फ्रूट बोरर। तो इसके दोनों अटैक को जो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑप्शन ये सही है। पर्णकुंचन विषाणु संक्रमण को गेंदा नहीं रोक सकता है, चूर्णनाशिता को भी गेंदा नहीं, और मूल विघटन को नहीं। तो मुख्य रूप से इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1997 में लागू किया गया वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। तो आपको इन्वायरमेंट भी पढ़नी है, इन्वायरमेंट एक आवश्यक है। तो 1997 में कौन सा आया, केवल क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो एक 1997 से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल लगाया गया। दूसरा, अगर छात्रों अगर देखा जाए तो पेरिस समझौता जो है 2015 में हुआ। पेरिस समझौता कब हुआ इसका, 2015 में। दिख रहा होगा, मैं पूरी तरीके से हट गया। रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। इनके बारे में क्या क्या है ये आपको याद रखना चाहिए। अब छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एंजॉय कर रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग सीड्स और सीडलिंग इन स्पेस वेयर प्लांट फेल्ड टू ग्रो इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोसेस माने वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सीड यानी कि बीज को या सीडलिंग यानी कि पौध को फिर से दोबारा क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। कहाँ प्लांट किया जाता है, जहां पे प्लांट जो है ग्रो करने में फेल्ड हो जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग, इसे ट्रांसप्लांटिंग नहीं कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब एक एरिया से जो है दूसरे एरिया में क्या कर देना, ट्रांसप्लांट कर देना। एक एरिया में कोई पौधा है, दूसरे एरिया में अगर लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग है। प्रूनिंग का मतलब होता है किसी भी पौधे के प्लांट पार्ट को इसलिए रिमूव करना कि हम उससे क्वालिटेटिव यील्ड प्राप्त कर सकें, प्रूनिंग कहलाती है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग प्रोपेगेशन की प्रक्रिया है। गैप फिलिंग इसका सही ऑप्शन है। और गैप फिलिंग से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और मुझे भी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं बनाने नहीं पड़ेंगे। Which of the following cannot be considered as the benefit of soil conservation? तो which माने इनमें से कौन सा, which of the following इनमें से कौन सा cannot नहीं हो सकता है to be considered as a benefit of soil conservation। इसमें soil conservation का benefit कौन नहीं हो सकता है। It will ensure plants to absorb more nutrient, natural nutrient। ठीक है, क्या प्लांट जो है, अगर आप सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हो तो सॉइल कंजर्वेशन में ज्यादातर आपको क्या होगा, नेचुरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे। सही बात है। इट विल इंश्योर मोर कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट फॉर फार्मर, ये भी सही है। इट विल इंश्योर हाई क्रॉप यील्ड, ये भी सही है। इट विल इंक्रीज द कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग जो है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाती नहीं है, घटाती है। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन भी नेचुरल फार्मिंग का ही क्या है, तरीका है। तो सॉइल कंजर्वेशन से आपकी कास्ट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, आपका गलत हो गया, और इसी को जो है बेनिफिट के रूप में कंसीडर्ड हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मान लो सॉइल कंजर्वेशन करते समय आपकी कास्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लो कोई ऐसी आप कंजर्वेशन नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसी विधियां नहीं अपना रहे हो जिनमें कास्ट लगे, आप कंजर्वेशन के मेथड अपनाओगे तो कास्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप मान सकते हो छात्रों। लेकिन इसमें क्या है, ये एक प्रकार का जो है बेनिफिट नहीं है। कास्ट कल्टीवेशन बढ़ना एक प्रकार का क्या है, डीमेरिट है। ये क्या है, डीमेरिट है, ना कि बेनिफिट है। और पूछ रहा है बेनिफिट के बारे में, तो ये 3 बेनिफिट है और ये एक डीमेरिट है या लिमिटेशंस है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका क्या है, सही है। ठीक है, सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है। Which is the main benefit of vertical gardening in cities? सिटीज में जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बागवानी बनती है उसका मुख्य जो है बेनिफिट क्या है, वाटर वेस्टेज को इंक्रीज कर देती है। बागवानी जो छत पे वर्टिकल बागवानी है, ऊर्ध्वाधर बागवानी बनती है, वो वेस्ट वाटर को उपयोग करती है, ना कि वाटर वेस्टेज को बढ़ा देती है। प्रोवाइडिंग ग्रीनरी विदाउट ऑक्यूपाइंग लैंड, बिना लैंड को घेरे हुए हमें ग्रीनरी मिल जाती है, ये बात सत्य है। ठीक है। रिड्यूस कास्ट, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को क्या वर्टिकल गार्डनिंग कम करती है, ये इसका बेनिफिट है। तो इसका लॉस हो सकता है। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल में तो
फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगी, लेकिन ये इसका लाभ ना होकर कर बेनिफिट ना होकर लिमिटेशन से। बेनिफिट एक ही है कि ये जो है ग्रीनरी को बिना लैंड को ऑक्यूपाई किए हुए क्या कर देती है, बढ़ा देती है। छात्रों समय कम है, वैसे एक एक क्वेश्चन पे 5-5, 10-10 मिनट का हम डिस्कशन कर सकते हैं। संधारणी कृषि के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। संधारणी कृषि क्या होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक किस लिए है? मृदा की उर्वरता स्वतः बनी रहती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में? ऐसा हो ही नहीं सकता। मृदा अपने गुणों के क्षरण के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, ये भी नहीं है। मृदा एक गैर क्षय संसाधन है। मृदा क्या कभी क्षय ही नहीं होगा उसका? नहीं, मृदा एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है, इसीलिए जो है हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्योंकि मृदा बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके मृदा बनती है। चट्टानों का टूटना, टूटने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होती हैं, तब आपकी मृदा जो है बनती है। छात्रों अगला देखते हैं क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ ए पार्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज इंडिकेटेड। किसी भी जो है प्लांट में एक पार्टिकुलर मिनरल जो है वो क्या है, एब्सेंट है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये क्या इंडिकेट करेगा? लार्ज साइज ऑफ प्लांट। अगर कोई पार्टिकुलर मिनरल ही नहीं है, आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था, और न्यूट्रिशन अगर नहीं है तो क्या पौधा लंबा हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। वेल ग्रोन लीव्स ऑफ द प्लांट, अच्छी लीव्स होंगी? नहीं होगी, आपने पढ़े थे, अर्नोल्ड स्टाउट ने कहा था। इफिशिएंट ग्रोथ भी नहीं होगा। डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा। क्या करेगा? डिफिशियंसी सिम्टम को शो करेगा। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होती है तो डिफिशियंसी सिम्टम को शो करता है। आपको बताया था, वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। इन एक्लेयर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स द फेनोरोग्राम्स आर ग्रुप्ड इनटू व्हिच टू मेन कैटेगरीज। तो एक्लेयर का एक क्लासिफिकेशन था, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, तो उसमें बात की गई है फेनोरोग्राम्स। फेनोरोग्राम्स की तरह एक क्रिप्टोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तो फेनोरोग्राम्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? क्रिप्टोग्राम्स। ये जो है इनमें सीड नहीं बनते हैं, नॉट सीड फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। क्रिप्टोग्राम जैसे कि ब्रायोफाइलम, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो फेनोरोग्राम्स होते हैं एक्लेयर के अनुसार, इसमें सीड जो है क्या होंगे, बनेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी दो कैटेगरीज हैं, तो जो इसमें सीड फॉर्मेशन वाले होते हैं फेनोरोग्राम्स। तो फेनोरोग्राम्स दो प्रकार के होते हैं, ये हो गए आपके फेनेरोगैम्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नग्नबीजी, जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जैसे पाइन क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। दूसरे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। तो दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें जिम्नो और एंजियोस्पर्म जो है वो सही है। पेट्रिडोफाइट जिम्नोस्पर्म ये भी गलत है। थैलोफाइट और ब्रायोफाइट, क्योंकि एक तो क्रिप्टोगैमस है और अलगी और ब्रायोफाइट से भी नहीं है। तो इस तरीके से केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाला सही है। तो आप सब लोग जो लोग तैयारी पेपर दिए हैं नहीं है, उनको भी ये क्वेश्चन ध्यान से देखने चाहिए और इस क्लासिफिकेशन को समझना चाहिए। आप अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो बॉटनी तो आपको छात्रों आनी ही चाहिए। Which of the following is not a general characteristic of the plant kingdom? प्लांट किंगडम का कौन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला प्लांट किंगडम है की बात कर रहा है, और नॉट माने नहीं है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होती हैं, प्लांट्स यूकैरियोट होते हैं, कैरेक्टर है साहब। सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज, अभी मैंने बताया भी कैरेक्टर है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बायो फोटोसिंथेसिस, ये भी साहब है। मोलेटाइल इन द एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज में क्या प्लांट जो है मोलेटाइल हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज जो है आपके बनारस में है और कल इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, ये नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अगर आप लगाओगे तो लगा लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। which प्रैक्टिस इनहांस सस्टेनेबिलिटी इन ऑर्गेनिक गार्डन। which माने कौन सी प्रैक्टिस जो है सस्टेनेबिलिटी जो है ऑर्गेनिक गार्डन्स में बढ़ा देती है। अब बात ऑर्गेनिक गार्डन है, यहाँ पे कार्बनिक गार्डन का नाम याद रखना है और सस्टेनेबिलिटी की। मोनोकल्चर विदाउट सॉइल इनरिचमेंट, अगर हम एक ही क्रॉप लगा देते हैं और सॉइल को कोई जो है इनरिचमेंट नहीं देते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो क्या सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं साहब, नहीं बढ़ेगी। इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स एंड कंपोस्ट एप्लीकेशन, अगर हम सॉइल में लेग्यूम के द्वारा इंटरक्रॉपिंग करेंगे, कल के क्लास में हमने जाना था, तो नाइट्रोजन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूसरा कंपोस्ट भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इससे सॉइल सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्लोली यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड को
केवल केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करेंगे तो सॉइल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। इसके अलावा इग्नोरिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट, और बेनिफिशियल इंसेक्ट को अगर इग्नोर कर दिया तब भी जो है आपका क्या हो जाएगा? सस्टेनेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी छात्रों? घट जाएगी। तो ठीक है, इतना समझ गए। तो इसमें एक जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम एंड कंपोस्ट एप्लीकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फैब्रिक इज यूज फॉर ग्राउंड कवर? इनमें से कौन सी सिंथेटिक फैब्रिक जो है ग्राउंड कवर के रूप में यूज की जाती है? सबसे पहले रेयॉन। रेयॉन एक रेशा है, सिंथेटिक फाइबर ही है, लेकिन इसका उपयोग हम ग्राउंड कवर के रूप में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है वाटर को सोख नहीं सकता है। अगला जो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक है और ये भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि कभी कभी इसका किया नायलॉन, लाइनॉन का भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि पॉलिस्टर से जो है जियो टेक्सटाइल फाइबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है ग्राउंड कवर के लिए यूज कौन सा होता है, तो जियो टेक्सटाइल फैब्रिक को यूज किया जाता है ग्राउंड कवर के रूप में। और ये जियो टेक्सटाइल सीड्स जो होती है इसको जो है रूफ गार्डनिंग के रूप में, रूफ गार्डनिंग में भी क्या करते हैं? उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें छात्रों। Which of the following is considered an astronomical cause of climate change? क्लाइमेट चेंज का कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल कॉज है? डिफॉरेस्टेशन, ये ह्यूमन काज है ना कि एस्ट्रोनॉमिकल काज है। इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्री कौन चलाता है? ह्यूमन चलाता है। फॉसिल फ्यूल कंबशन कौन करता है? ह्यूमन करता है। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कौन है? सोलर, ठीक है, जो भी आपका अंतरिक्ष से संबंधित है। चेंज इन सोलर आउटपुट ड्यू टू सन स्पॉट एक्टिविटीज, तो ये जो है क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। ए पर्सन पुट्स ए स्टेम इन कलर्ड वाटर। एक व्यक्ति जो है एक तने को जो है एक कलर्ड वाटर में डाल देता है। एक्सपेरिमेंट होता है और वो व्यक्ति क्या करता है? जो रंगीन जो है पानी में एक स्टेम को डाल देता है और इसके बाद उसे छोड़ देता है। इसके बाद जो स्टेम है वो कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि स्टेम हैड नोड्स। अब कलर हो रहा है, कोई पानी में एक स्टेम है, उसको हम पानी में डाल दिए, कलर्ड पानी में। अब ये जब कलर हो गया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें नोड है इसलिए कलर हो गया। स्टेम कंडक्ट वाटर, हाँ स्टेम जो है वाटर को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। ये सही हो सकता है। आगे के देख लेते हैं आप। स्टेम कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी सही बात नहीं है कि अगर कलर है तो उसके कारण वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज कर सकते हैं। स्टेम मेक्स फूड, स्टेम जो है अपना भोजन बना रहा है, ये भी नहीं सही। तो इसमें यही जो है एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि एक पानी में डाला गया, रंगीन हो गया, तो इसका मतलब पानी को कंडक्शन कर रहा है या सोख रहा है, सारी चीजें कर रही है। ठीक है, अगला, पत्तियों के सिरा विन्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों पर सामान्यतः जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री जो होते हैं उनमें जालिका सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है, उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ये तो गलत हो गया। द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों पर सामान्यतः जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है, ये सही बात है। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों पर सामान्यतः समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, ये भी बात सही है। द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों पर सामान्यतः जो है समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, गलत है। जालिका पाया जाता है। पीपल में देखा होगा आपने जालिका सिरा विन्यास। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 क्या है? सही है, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग वर्षा जल संचयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है? अब पहली चीज इसमें वर्षा जल का संचयन है। फिर से देखो वर्षा जल में आ गया। कहाँ किया जा रहा है? शहरी क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में भूजल को पुनर्भरण किया जा सकता है, जो भूमि का जल है। कंटूर बंड्स, शहर में थोड़े कंटूर बंड्स बनाए जाते हैं। अंतरह स्त्रावण टंकी भी नहीं लगाया जाता है। चेक डैम्स भी नहीं शहर में बनाया जाता है। शहर में क्या छोटा सा पिट बना दिया जाता है, रिचार्ज पिट। तो शहर के केस में रिचार्ज पिट का उपयोग किया जाता है छात्रों। ठीक है, ये आप जो है अच्छी तरीके से क्या हो गए होंगे? समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मूल जल और खनिजों का अवशोषण करती है लेकिन वह पादपों की जीवित रहने में भी सहायता करती है। ठीक है, मूल माने पत्तियां। मूल माने क्या होती है? पत्तियां नहीं, जड़ होती है। मूल माने क्या होती है? जड़। जो कह दो हाँ सर, तो इतना मत खो जाओ। ये क्या कह रहा है? मूल माने जड़। जड़ क्या करती है? जल और खनिजों का अवशोषण करती है। ठीक है, लेकिन जो है पादपों को जीवित कैसे रखती है? तो पहली चीज तो है कि वाटर लिया और न्यूट्रिएंट लिया। इसके बाद इसने क्या करवाया? फोटोसिंथेसिस में भाग लिया। इस तरीके से जीवित रहती है। और कोई तरीका है जिससे ये
जीवित करती है। तो आपको स्टार्टर सॉल्यूशन का नाम सुना होगा। तो पत्तियों का रंग देकर, पत्तियों को रंग देना जड़ का काम नहीं, क्लोरोफिल का काम है केवल। और क्लोरोफिल जो है होगा या नहीं होगा प्रकाश पे निर्भर करता है। फल पैदा करके, जड़ जो है फल पैदा नहीं करती है, स्टेम में आते हैं। खाद्य भंडारण द्वारा, तो कुछ जड़ें जो होती हैं वो खाद्य को क्या कर लेती हैं, भंडारित कर लेती हैं, जो पौधे को जीवित रखने में काम आती है, पुष्प बनाकर भी नहीं। तो कौन कौन सी ऐसी जड़ें जो खाद्य को भंडार करती हैं, जैसे कैरेट हो गई, किसका एग्जाम्पल है, कोनिकल का। मूली फ्यूजीफॉर्म का है। और चुकंदर जो है नेपिफॉर्म का है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम परफॉर्म्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्टोर्ड वाटर आफ्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा निम्नलिखित घटक जो है वो इस प्रकार से एक सिस्टम के रूप में क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिससे कि पानी का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। किसका, कौन से पानी का, स्टोर्ड वाटर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में किया, इसके बाद इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ओवरफ्लो से नहीं होगा। इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम है। आप मिट्टी में देखोगे तो मिट्टी में अलग अलग कणों की क्या है, परत है, और उस परत की सहायता से ही फिल्टर का पूरा क्या होता है, काम छात्रों होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस खरपतवार का जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष से कम लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। तो कोई खरपतवार है, उसका जीवन चक्र 2 वर्ष से हो सकता है कम हो, लेकिन 1 वर्ष से अधिक हो। तो जिसका 1 से 2 वर्ष में जीवन वर्ष जो कंप्लीट होते हैं उन्हें द्विवार्षिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, द्विवार्षिक। अल्पकालिक ये सीजनल्स होते हैं, ये नहीं है। वार्षिक जो है ये 1 साल के भीतर करते हैं, ये 1 साल के भीतर करते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार जो हैं ये सालों साल चलते हैं, यानी कि द्विवार्षिक खरपतवार इसमें सही जो है मोस्ट करेक्ट हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, which layout of the most suitable for efficient movement and plant care in a nursery। नर्सरी में कौन सा जो है लेआउट सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली है, इफिशियंट है मूवमेंट करने के लिए और प्लांट की केयर करने के लिए, कौन सा मेथड सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है। तो इसमें छात्रों अगर देखें सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मतलब गोल बनाते हैं बेड, तो ये बिल्कुल सही नहीं। इसमें अगर रखो, सर्कुलर देखने में अच्छा लगता है लेकिन प्रभावी नहीं हो सकता है। इरेगुलर, कहीं पे जो है इस तरीके के बेड बनाए, इधर बना लिए, उसके बाद ऐसे कर दिया, तो इरेगुलर भी जो है प्रभावी नहीं हो सकता है। रैंडम लेआउट, रैंडम का मतलब, ये इरेगुलर का मतलब हो गया किसी भी आकार का, रैंडम का मतलब कहीं भी इधर उधर, इसको रैंडम कहेंगे। तो रैंडम और इरेगुलर में अंतर क्या है कि कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं तो उसे हम इरेगुलर कहेंगे, और अगर ज्योमेट्रिकल शेप है तो सर्कुलर हो सकता है। और ये जो ग्रिड और ब्लॉक लेआउट जो होता है ये मेनली कैसा होता है, स्क्वायर होगा या आयताकार होगा, 2 टाइप से होता है। तो इस प्रकार के लेआउट में हम मूवमेंट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और पौधों की देखरेख भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला, which of the following gymnosperm is one of the tallest tree species in the world। कौन सा इसमें नग्नबीजी सबसे लंबा पौधा है। आपका नाम इसमें कई बार देखा होगा, ये पूछा जाता है, बचपन का क्वेश्चन है। सिकोया का नाम सुना होगा, सिकोया सबसे लंबा जो है नग्नबीजी पौधा है। अब आपको बताना है कौन सा एंजियोस्पर्म सबसे जो है लंबा पौधा होता है और कौन से छोटे होते हैं। तो इसमें सिकोया सभी को पता है, ठीक है, इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 रुपए वाली जीके बुक अगर आप लाते हैं तो वहां पे भी आपको मिल जाता है क्वेश्चन। Which one of the following is an environmental benefits of soil conservation। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरणीय बेनिफिट है, किसका, सॉइल कंजर्वेशन का है, कौन सा है। ठीक है, अब किसका है, सॉइल कंजर्वेशन की बात की गई। और बेनिफिट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, ये नहीं कि हमें जो है इकोनॉमिकल हो। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन क्या इन्वायरमेंट का बेनिफिट है, ये तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। फूड क्वालिटी, ये भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। इट इंक्रीज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये इकोनॉमिकल बेनिफिट है। और बेटर बायोडाइवर्सिटी जो है ये इन्वायरमेंटल के अंतर्गत आएगा जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। इसके लिए बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ना क्या है, आवश्यक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज बडिंग इज कॉमनली सीन। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन की प्रक्रिया देखी गई है। अमीबा, अमीबा क्या कर देता है, डिवीजन करता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा में डिवीजन हुआ, एक अमीबा से 2 अमीबा बनके घूम रहे हैं। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होता है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं और ये बडिंग के द्वारा जो है अपनी क्या करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। तो ईस्ट सही है। मैंगो, मैंगो में जो है ग्राफ्टिंग होती है, रोज में भी ग्राफ्टिंग ही होती है। अब कहोगे सर आपने तो टी बडिंग बताया था, तो टी बडिंग इज आल्सो टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, बड नहीं निकलता है, बड आपको लाना पड़ता है, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरली जो है बडिंग से जो है इसका क्लासिफिकेशन मतलब जो है
ऑरिजिन का बडिंग से नेचुरली जो है प्रोपेगेशन नहीं होता कि ये रोज था, इससे बड निकला, यहाँ टूट के गिरा और ये नया पौधा निकला है, ऐसा नहीं होता है। फिर भी अगर आप एम्बिगुअस में क्वेश्चन में क्लेम करोगे तो हो सकता है इसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉक इन ग्राफ्टिंग? स्टॉक का क्या फंक्शन है ग्राफ्टिंग में? तो ग्राफ्टिंग क्या है, एक प्रकार की प्लांट यूनियन है, और इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टॉक, जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं, और रूट स्टॉक से को क्या बोलते हैं, मूल ब्रंथ। और मूल माने भी पहले मैंने बताया था क्या होती है, जड़ होती है। और दूसरा सायन, और सायन सूट का मतलब क्या होता है, सांकुर। तो सांकुर और मूल ग्रंथ जो है दो अलग अलग प्रकार के इसमें क्या है, पार्ट हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मूल ग्रंथ या सांकुर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक इन ग्राफ्टिंग? क्या है, स्टॉक का क्या है, मूल ग्रंथ है, यानी कि प्रोवाइड्स रूट सिस्टम, रूट सिस्टम बनाता है। बाकी सब जो है काम वो सांकुर के हैं, साइंस सूट के हैं। नेक्स्ट, थिनिंग इन ए गार्डन क्रॉप इज कैरीड आउट टू। थिनिंग क्यों करते हैं गार्डन क्रॉप में, ठीक है, किस लिए? प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बीड अराउंड द कल्टीवेटेड क्रॉप। पहली चीज कह रहा हम थिनिंग कर दें। थिनिंग का मतलब होता है कि जब पौधे सघनता से जमाते हैं तो क्या है, उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा। तो उस स्पेस, जैसे यहाँ पे एक पौधा दो पौधों के बीच में आ गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बिरलीकरण इसको बोलते हैं। तो बिरलीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि बीड की अच्छी ग्रोथ हो। जी सर नहीं, इसलिए तो नहीं किया जाता है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द ग्रोइंग प्लांट, कि जो सनलाइट पहुंच रही है पौधे तक उसको हम कम कर दें, ये भी तो नहीं होता है, कम करने की बात ही नहीं है। इंक्रीज कंपटीशन एमंग प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट, इससे कंपटीशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये भी गलत है। एक ही बचा, रिमूव एक्सेस सीडलिंग टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग फॉर हेल्दी ग्रोथ। बस ये जो है थिनिंग की डेफिनेशन लिख दिया और उसी डेफिनेशन को आपको टिक करना था। रिमूव द एक्सेस सीडलिंग टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग फॉर हेल्दी ग्रोथ इज नोन एज थिनिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोस्ट फॉर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्शन? सॉइल हेल्थ और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है कंपोस्ट का क्या महत्व है, ठीक है। कंपोस्ट जो है पेस्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है, कंपोस्ट पेस्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है, तो ये हम कहेंगे नहीं होती है, ठीक है। कंपोस्ट पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग में नहीं लाई जाती है। दूसरा क्या है, कंपोस्ट इज यूज एज सॉइल कंडीशनर एंड फर्टिलाइजर। जी हाँ, ये सॉइल कंडीशनर भी है और फर्टिलाइजर के काम में आती है। कंपोस्ट इज यूज एज केमिकल फर्टिलाइजर, गलत है। कंपोस्ट प्रिवेंट अटैक बाय पैथोजन, ये भी गलत है। तो मोस्ट सुटेबल सेकंड है जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट द एनालॉजी, यहाँ फिर से एनालॉजी आई है और पूछ रहा है कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एनालॉजी को कंप्लीट करना है। डीएपी कंपाउंड फर्टिलाइजर है। डीएपी एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड फर्टिलाइजर है। कंपाउंड्स वह होते हैं जिनमें दोनों तत्वों का जो है, या जब कंपाउंड, या कह सकते हैं इनको क्या कहते हैं अगर हिंदी में बोला जाए तो, एक तो मिश्रण होते हैं, दूसरे यौगिक होते हैं। और मिश्रण और यौगिक में यह अंतर होता है कि यौगिक में एक निश्चित मात्रा होती है जबकि मिश्रण में निश्चित मात्रा नहीं होती। जैसे जल एक जो है यौगिक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित मात्रा में बुलाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड। और निश्चित मात्रा में मिश्रण, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। तो चीनी और पानी से हमने क्या बताया था, सिरप बनती है। तो एक सिरप कैसी भी बन सकती है, कितनी भी कंसंट्रेशन की। तो डीएपी एक प्रकार का कंपाउंड फर्टिलाइजर है। एनपीके कई प्रकार के 10 26 26 मिलेंगे, 16 16 16 मिलेगा, यानी कि एनपीके की मात्रा बदलती रहती है। तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ना कि कंपाउंड फर्टिलाइजर। अब 37वां क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ग्रोथ हैबिट ऑफ ट्री। ट्री की ग्रोथ हैबिट में कौन सा जो है ट्रू है? आपने पढ़ा था, excurrent trees have weak apical dominance causing lateral branches to grow more vigorously than the main stem which eventually become lost leading to rounded or separating crown। बेचारा जो माली में गया होगा लड़का, वो पहले ही परेशान हो गया होगा, ये क्या इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। अभी डीडीएसओ में पूछा जाए तो ये सही था। तो इसका मतलब ये दो प्रकार की ग्रोथ होती है। पहली होती है एक्स करंट। एक्स करंट का मतलब क्या होता है छात्रों, कि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग जो है एपिकल डोमिनेंस होता है, स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस होता है ड्यू टू ऑक्सिन, ठीक है। इसको, इस ग्रोथ को बोलेंगे एक्स करंट ग्रोथ। और दूसरा जो होता है, आपने देखा है डी करंट। डी करंट को कहेंगे, इसमें एपिकल डोमिनेंस जो है क्या होता है, वीक होता है। डी करंट में
वीक क्या है आपका एपिकल डोमिनेंस है। तो एक्सकरेंट में क्या कह रहा है, वीक एपिकल डोमिनेंस, ये तो गलत हो गया। एक्सकरेंट ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग सेंट्रल ट्रंक, बिल्कुल सही है। एक्सकरेंट जो होते हैं उनका सेंट्रल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और आप सेंट्रल लीडर सिस्टम जब ट्रूनिंग प्रूनिंग का पढ़ेंगे तो ये चीज पाएंगे। डी करंट है वीक एपिकल डोमिनेंस, ये सही है क्योंकि हमने आपको वीक बता दिया। डी करंट ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग सेंट्रल ट्रंक, तो इसमें सेंट्रल ट्रंक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसमें जो है आपको क्या दिखेंगी, लैटरल ब्रांचेज स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। केवल 2 और 3 सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, हिंदी में क्या क्वेश्चन आया होगा, हिंदी वाले जान सकते हैं। Which of the following components of the soil needs to be merged as reservoir of nutrients for the plant growth? इसका मतलब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो संगठक है सॉइल में आवश्यक होता है टू बी मैनेज, किसे मैनेज करने के लिए, न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर को मैनेज करने के लिए जो आवश्यक होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर कौन होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है विटामिन, नहीं। ऑर्गेनिक रॉक मटेरियल ऑफ सॉइल, भी नहीं। सॉइल कंटेंट, नहीं। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में है वो क्या कंपोनेंट होता है, मैनेज करने की जरूरत होगी। अगर आप इसको जो है मैनेज करोगे तो एक रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट का काम करती है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, मॉरकॉटेज नाम सुना है, तो यहाँ मॉरकॉटिंग है तो सही है। सकरिंग नहीं है, सकरिंग का मतलब होता है रूट स्टॉक से अन्य जो है सकर्स का निकलना क्या कहलाता है, सकरिंग कहलाता है। दूसरा आपका अगर देखें बडिंग, तो बडिंग भी नहीं है और ग्राफ्टिंग भी नहीं, प्रोपेगेशन की टेक्निक है, लेकिन ये लेयरिंग के अंदर मॉरकॉटेज बोलते हैं एयर लेयरिंग को, या चाइनीज लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। Which of the following type of irrigation technique will be helpful in controlling soil erosion? Soil erosion किस irrigation technique से नहीं होता, वन एंड ओनली ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन से जो है सॉइल इरीगेशन जो है इरोजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों में जो है पानी दिया जाता है। बाकी सभी से आप सॉइल इरोजन को देखने को आपको मिल जाता है। घड़े विधि से भी नहीं होगा। लेकिन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ नर्सरी बेड फॉर बेटर सनलाइट, बेटर सनलाइट के लिए कौन सा जो है नर्सरी बेड का डायरेक्शन होना चाहिए, इन्होंने ईस्ट वेस्ट दिया है, गलत है। ठीक है, बेटर सनलाइट के लिए जो है नॉर्थ साउथ जो है नर्सरी बेड की डायरेक्शन सही है, इसको आप क्लेम कर दो। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्लेम करना है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश है इसी डायरेक्शन में छात्रों क्या होता है, रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन दैट पुल्स वाटर अप थ्रू द प्लांट फॉर्म। ट्रांसपिरेशन एक प्रकार का सक्शन क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट से जब पौधा है इसका वाटर लॉस होगा तो एक प्रकार का ये क्या करेगा, चूषण जो है क्रिएट कर देगा, बना देगा। इससे पौधे जो हैं कहाँ से जो हैं क्या होते हैं, लिफ्ट होता है वाटर। पौधे कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था रूट से जल और मिनरल्स लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कुस्कुटा कम्प्लेटिस। अब कुस्कुटा का फिर नाम आ गया। अब कुस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी छात्रों कर रहे हो ये आपको याद होना जरूरी है। तो कुस्कुटा कम्प्लेटिस जो है एक्यूरेटली जो है इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी आपको बतानी है। ये क्या करती है, यूटिलाइज ओन एनर्जी रिजर्व ऑलवेज, ये अपनी एनर्जी को यूज करती है। अरे ये तो पैरासाइट है, अपनी क्यों यूज करेगी। स्टोर फूड इन ट्यूबर्स अंडरग्राउंड, इनमें ट्यूबर नहीं पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं लेकिन अंडरग्राउंड इसमें ट्यूबर नहीं है। तो क्या है, पौधे से जुड़ी रहती है। सिंथेसाइज शुगर थ्रू द लीव, लीव में शुगर नहीं, लीफ होती ही नहीं, लीव की जगह स्केल्स होती हैं। ये जो है होस्ट बॉडी से ही न्यूट्रिएंट केवल लेती हैं, ये टोटल ही है। ठीक है, पार्शियल नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, टोटल रूट है, टोटल स्टेम। आप कमेंट करके बताओ। अगर आप ये 100 क्वेश्चन देख लिए ना तो समझ लो आप में पेशेंस आ चुका है। डाई अमोनियम फास्फेट किसका उदाहरण है, फिर से वो पूछ लिया कि डाई अमोनियम फास्फेट कैसा है। कंपाउंड दिया है, नहीं दिया है। कॉम्प्लेक्स जो दिया है ये सही है। मिश्रित नहीं है क्योंकि निश्चित मात्रा है। स्ट्रेट नहीं है, एक आधी औसत नहीं है, ना ही कार्बनिक मात्रा में है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कंट्रोल ऑफ एफिड, एफिड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप शुड बी विद द डाइमेथोएट 0.03%। तो डाइमेथोएट जो है वो एफिड कंट्रोल करने के लिए क्या उपयोग में लाई जाती है और इसका स्प्रे करते हैं। और डाइमेथोएट जिसको रोगर नाम से जानते हैं, ये पानी में घोल के डाली जाती है। तो पानी में घोल के स्प्रे की जाती है, ना कि पौधे को पानी में डुबो दिया जाता है, नहीं। ना डस्ट की जाती है, ना इंजेक्ट की जाती है, स्प्रे किया जाता है। आपने पढ़ रखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करो। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये।
रोग जनक केवल वायु और जल के माध्यम से पहुंचते हैं, ये गलत बात है। वायु, जल, ह्यूमन, एनिमल, कई प्रकार से रोग जनक जो है पौधों तक पहुंच सकते हैं। इंसेक्ट से भी क्या हो सकते हैं, पहुंचा जा सकता है। तो रोग जनक कई माध्यमों से आपको पहुंचते हुए दिखाई देंगे छात्रों, ठीक है। तो कथन इसमें कौन सा जो है, अगर आप देखेंगे तो कथन कौन सा सत्य है, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट, बाइपोलरिस स्पेसीज का उपयोग माइक्रो हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। तो हर्बिसाइड जहां पे आ जाएगा वो केमिकल ही हो जाएगा, क्योंकि बाइपोलरिस जो है इसको लैब में भी बनाया जाता है। इस बाइपोलरिस स्पेसीज का उपयोग माइको ना कि माइक्रो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई, काफी थकान भी हो जाती है, 47वां क्वेश्चन चल रहा है। तो बाइपोलरिस स्पेसीज एक प्रकार का फंगस है, और यहाँ लिखा भी है माइको हर्बिसाइड। आपके पास क्या था, एक क्लू था कि माइको माने फंगस, माइको माने फंगस, माइकोराइजी का मतलब वो क्या हो गया, फंगस की बात हो रही है। तो ये एक प्रकार का क्या है छात्रों, फंगस है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यार हमारा आंसर हमसे ले लो, और आप लेना नहीं चाह रहे हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट शेप फॉर नर्सरी बेड्स फॉर इजी वाटरिंग एंड केयर। नर्सरी बेड का कौन सा शेप बढ़िया होता है इजी वाटरिंग और केयर का, फिर से घुमा के भाई पूछा। हमने क्या बताया था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। एक क्वेश्चन 2 बार। तो माली के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, ऑल दी बेस्ट, आप अच्छा काम करें डीडीए में, वाटर को बचाएं और साथ साथ में ग्रीनरी को फैलाएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोजैम। अब ये यहाँ पे क्रिप्टोजैम की बात हो रही है। अब क्रिप्टोजैम कौन से थे, जिनमें सीड बनते हैं, नहीं बनते, सीड नहीं बनते हैं। और नॉन वेस्कुलर का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल जो है, फ्लोएम वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं या नहीं उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम का जो होता है वो क्या रहता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोजैम। और जितने भी ये क्रिप्टोजैम में अगर आप देखोगे छात्रों, तो इसमें ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। पौधों का क्या बोलते हैं, उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो पाइनस एक प्रकार का क्रिप्टोजैम नहीं है, आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, ल्यूकोपोडियम और इक्विस्टियम है, लेकिन ये दोनों क्या है, वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। और केवल फ्यूनेरिया ही ऐसा है जो नॉन वेस्कुलर टाइप का है। और ब्रायोफाइलम्स को क्या कहा जाता है, पौधों का उभयचर। जैसे जीवों का उभयचर क्या है, मेढक है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का प्राकृतिक कारण क्या है, प्राकृतिक कारण बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिर ह्यूमन, वही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है, और ये सब ह्यूमन करता है, नीचे की तीनों चीजें, ठीक है। केवल सोलर रेडिएशन का जो फ्लक्चुएशन होता है ह्यूमन नहीं करता है, जिसके कारण हमें क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ता है। उद्यानिकी में अंतरकाल भरण यानी कि गैप फिलिंग क्या है, तो गैप फिलिंग के बारे में हमने बताया क्या था, बीज ना उगने वाले स्थान पे, पौधे ना उगने वाले स्थान पे पौधों को लगाना। तो पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन अगर आप ट्रैक कर लेते तो ये अपने आप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो गैप फिलिंग का मतलब ऐसे पौधे जहाँ जहाँ बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं या पौधे आपने लगाए थे वहाँ खत्म हो गए, उसको कहते हैं गैप फिलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि में हरी खाद की प्रक्रिया को सही रूप से निरूपित करता है। तो हरी खाद जो है औद्योगिक जो उर्वरक होते हैं वो हरे रंग के औद्योगिक उर्वरकों का व्यसन है, तो गलत है। हरी खाद का मतलब क्या है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए फसलों को क्या करना, इनकारपोरेट करना या दबा देना, क्या कहलाता है, मृदा हरी खाद कहलाता है, ठीक है। इसमें अर्ध अविघटित वनस्पति सामग्री मिलाने की प्रक्रिया है भी नहीं है, या खेत की सतह पर हरी पत्तियों को फैलाने की प्रक्रिया है भी नहीं है, तो मल्चिंग भी हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही है दूसरा वाला। नेक्स्ट देखें, Which of the following events can be considered as the first step of soil formation? Soil formation की जो स्टेप पहली शुरू होती है चट्टानों की विदरिंग से शुरू होती है। कहीं पे एग्जांपल है, breaking down the surface of barren ground. Clear? Which of the following pair of elements represent macronutrients? इनमें से कौन मैक्रोन्यूट्रेंट है, आपको बताया गया था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रेंट। एक तो NPK, अब इनकी क्या थी, कितनी जो है मात्रा थी, इनको मैक्रो क्यों कहते हैं, पर केजी वेट में जो है कितने जो है मिली मोल जो है इसके क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। चलो ये माली वालों से सवाल नहीं, आप तो माली बनिए अच्छे से। तो which of the following pair of element represents macronutrient required by the plant। तो माइक्रो कौन से हैं, NPK, CA, MgS, और इसके अलावा जो है आपके कौन से थे,
CHO। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, बोरान और जिंक। बोरान जिंक दोनों नहीं, कापर एंड मैग्नीज भी नहीं, मोलिब्डेनम निकल भी नहीं है। तो 16वें और 17वें जो है एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और 12th पास के लिए या 10th पास के लिए इससे इजी, इतना इजी होना भी चाहिए। गैप फिलिंग तब अप्रभावी हो जाता है। गैप फिलिंग कब अप्रभावी हो जाता है, यानी ये इफेक्टिव नहीं रहता है, जब फसल के बितान विकसित होने के बाद किया जाए। अगर फसल की कैनोपी बन गई है और उसके बाद जो है हम इसे क्या करें, गैप फिल करें, तो अप्रभावी हो जाएगा। सीडलिंग ट्रे का उपयोग करके किया जाए, सीडलिंग ट्रे का उपयोग कर सकते हो, तब तो प्रभावी होगा। अंकुरण के दौरान समय से पहले गैप फिलिंग हो ही नहीं सकता है। अंकुरण पूर्व बीजों का उपयोग करके भी नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है कैनोपी विकसित होने के बाद किया जाता है, तब ये क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद आपको कर देना होता है। Which is the secondary benefit of अर्थिंग अप? अर्थिंग अप का सेकेंडरी बेनिफिट क्या है? अर्थिंग अप के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे स्टेकिंग करता है, सहारा देता है। दूसरा क्या है, जैसे आलू जैसी फसल है, ऐसा उसमें सोलर रेडिएशन पहुंच जाती है, तो उस केस में छात्रों क्या होता है, सोलर रेडिएशन के कारण जो है सोलेनिन नामक पदार्थ उसमें जम जाता है, जो उसके स्वाद को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो सेकेंडरी बेनिफिट क्या है, रेनफॉल को रोकी, इतनी दम है कि आप जो है अगर अर्थिंग अप कर दोगे, मिट्टी चला दोगे, तो रेनफॉल रुक जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी, ये भी नहीं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग, ये कर सकता है। सॉइल इरोजन, आप जो मिट्टी चढ़ाने से रुक जाता है और पानी भरने की समस्या दूर हो जाती है। बीड इन्फेस्टेशन अर्थिंग अप से रिड्यूस होता है, ना कि जो है बढ़ता है। What is the term used for the phenomena of gradual rise of Earth's temperature over the last century? इसका सीधे सीधे डेफिनेशन दे दी है कि जो अंतिम शताब्दी है उसमें जो है धीरे धीरे जो है अर्थ के टेम्परेचर को राइज होना क्या कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ना कि जियोलॉजिकल वार्मिंग, जियोग्राफिकल वार्मिंग, यूनिवर्सल वार्मिंग ना कह के क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग की सीधी सीधी आपकी डेफिनेशन दी गई थी। निम्नलिखित में से किस जीव के कारण बैंगन की छोटी पत्ती रोग होता है, तो ये फाइटोप्लाज्मा से होता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइटोप्लाज्मा की कमी से जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है। इसके अलावा फाइलाइडी डिजीज भी होता है। लिटिल लीफ में क्या पत्तियां छोटी हो जाती हैं और झुरमुट का आकार ले लेती हैं, जबकि अगर देखोगे फाइलाइडी डिजीज जो है होती है, फूल की जगह जो है पत्तियां बन जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, फाइलोडी। इसके अलावा बिचेज ब्रूम भी फाइटोप्लाज्मा से होता है, झाड़ू के आकार का पौधा हो जाता है। तो फाइटोप्लाज्मा इसमें सही ऑप्शन है। अब हम थोड़ा तीव्र गति से पढ़ेंगे, लैग आ जाए उससे पहले। इन द उदयपुर सिटी ऑफ राजस्थान, बिग लेक जनरली कॉल्ड सागर और समांड आर द ट्रेडिशनली मेंट फॉर। सागर और समांड बना था, उदयपुर में पानी की कमी थी, फिर वहां पे जो है क्या किया गया, लेक्स बनाई गई, और ये सब जो है आर्टिफिशियल लेक्स थी, और ये किस लिए बनाई गई थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, यही इसमें सही है। इसका कोई मकसद नहीं कहते यहाँ पे टूरिस्ट आए हमारे कंट्री में, या लोगों इनका उपयोग करें, घूमें फिरें या देखें निहारें, ये सब इसका नहीं था। इसका मेन था कि भैया पानी जो है बचाना है। ठीक है, पहली मेन उपयोगिता यही थी। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल संचयन के लिए अंतर प्रवाह निकास चैनलों से जुड़े सीढ़ीदार भूखंडों की प्रणाली को क्या कहते हैं, कोवल कहते हैं, कोवल नहीं कहते हैं। ठीक है, कोवल एक प्रकार से केरल में बने कुंड हैं या कुएं हैं। ठीक है, अपतानी जो कहते हैं, अपतानी एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। जनजातियां भी आप याद रखिए कहाँ कौन सी पाई जाती है। उन्होंने जो निकाला था वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको क्या बोलते हैं, अपतानी कहते हैं। ये जीरो वैली में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है, जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं, ये जीरो वैली में प्रचलित है। आहार प्रणाली जो बिहार का सिस्टम है, जब बाढ़ आती है तो कुंड बना लेते हैं, तालाब, और इसी से फिर सिंचाई का यूज करते हैं। पार प्रणाली, अगला प्रणाली जो है वो कौन सी प्रणाली है, पार। ये राजस्थान की जो है प्रणाली है, जिसको कहते हैं पार सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, उद्यानों में निराई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्यानों में फसलों की निराई क्यों की जाती है, जिससे कि खरपतवार सारे क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो खरपतवार क्या होते हैं, अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, और फसलों में प्रतिस्पर्धा से कम होती है, और कोई बात नहीं होती है। तो बीडिंग मेनली अवांछित पौधों को हटाना होता है छात्रों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भौतिक और कर्षण संबंधी विधियों के साथ यांत्रिक विधियां में प्रभावी होती हैं। तो भौतिक और कर्षण विधियां हैं, दो विधियां हैं, फिजिकल और जो है कल्चरल मेथड्स हो सकते हैं। इसके साथ जो है मैकेनिकल मेथड हैं। ये किसके लिए प्रभावी हो सकती हैं, खादों में पीड़कनाशी अवशेष बढ़ाती है, नहीं भाई, पेस्टिसाइड अवशेष बढ़ाएगी क्यों।
फसलों में अनुवांशिक संशोधन के लिए भी नहीं है। रासायनिक कीटनाशी निर्भरता को बढ़ावा नहीं, कम करती हैं। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, पेस्ट की समष्टि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। Which of the following is not an impact of addition of worm compost, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, एग्रीकल्चर फीड। तो ये जो है इनमें से कौन सा इम्पैक्ट नहीं है। इट एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, वर्मी कंपोस्ट डालती है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाती है, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। ये नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी नहीं है छात्रों, यहाँ पे नॉट पूछा है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इको फ्रेंडली है, ना कि नॉन इको फ्रेंडली है। ए श्रब इज ए पेरिनियल टू मीडियम साइज, सॉरी पेरिनियल में पहले, ए श्रब इज ए स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट। तो श्रब एक प्रकार के पेरिनियल प्लांट होते हैं। श्रब हैं, ट्री हैं, पाम हैं, ये सारे आपको ज़्यादातर पेरिनियल प्लांट के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है छात्रों, तो इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। Which of the following organism do not have a defined nucleus? तो डिफाइंड न्यूक्लियस किस में नहीं होता? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बेटा? बैक्टीरिया होते हैं। फंजाई, प्रोटोजोआ और प्लांट्स ये यूकैरियोट्स होते हैं, तो बैक्टीरिया सही ऑप्शन है। मृदा के निम्नलिखित में से किस संरचना में आंशिक रूप से अपक्षीण सेल और खनिज खंड होते हैं तथा उस मूल पदार्थ की झलक प्रदान करते हैं जिससे मृदा का विकास हुआ? तो नीचे होती है चट्टान, जिसको बोलते हैं आर संस्तर और हॉरिजन। आर के ऊपर जो है सी है और सी में इनका अपक्षय होता है। तो ये तो पूछ रहे हैं आंशिक रूप से अपक्षीण सेल और खनिज खंड यहीं पे पाए जाते हैं। ए के ऊपर वो ऑर्गेनिक है, फिर इसमें जो ए में प्रचुर मात्रा में क्या है? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और बी में जो अपक्षय हो, जो नीचे जो है इकट्ठा हुए जो पदार्थ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? बी में पाए जाते हैं। कठोर होती है लेयर, इसमें फेरस और अल्मोनियम के कण पाए जाते हैं। इसको भी हम पढ़ाएंगे जब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी का जो है स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है? लेमेरिन है। क्या है? लेमिनेरिन जो है ब्राउन अलगी का स्टोरेज क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। और इसके अलावा जो है कौन सा? मैनीटॉल। इसके अलावा क्या पाया जाता है आपका? मैनीटॉल। ये ब्राउन एल्गी के प्रोडक्ट होते हैं। ये आपके माली में थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ठीक है। क्रॉप फेलियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफन ए रिजल्ट ऑफ। क्लाइमेट के चेंज के कारण जो है क्रॉप कोई फेल हो जाती है, तो क्यों होती है? क्लाइमेट चेंज में क्या हो जाता है? रेनफॉल इरेगुलर हो जाता है और हीट बढ़ जाती है। ठीक है, ये सही है। सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन क्रॉप को नहीं मिलती, तभी तो फेल होती है। परफेक्टली टाइम सीजनल लेंस नहीं पलती। मोर फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, तो यही ऊपर वाला सही है। Which part of ब्रायोफाइलम प्लांट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जब ब्रायोफाइलम जो है सीड ही नहीं सेट करते हैं, तो इसका कौन सा पार्ट जो है नया पौधा बनाएगा? तो लीफ जो है नया पौधा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ब्रायोफाइलम में कमर्शियल किया जाता है। तो ये हम आपको बताए थे जब हम प्रोपेगेशन पढ़ा रहे थे। Which of the following correctly stated difference between मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या है? मोनेरा में जीवाणु आते हैं, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोटिस्टा में ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये सही है। बाकी सब चीजें उल्टा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो इसे। ठीक है, बडिंग इन प्लांट्स मेनली यूज फॉर। बडिंग किसके लिए? चाहे प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, इनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। सीड जर्मिनेशन बडिंग नहीं है, प्रिवेंशन पॉलिनेशन नहीं है, हाइब्रिड प्रोडक्शन भी बडिंग के द्वारा नहीं होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण होता है। हाउ डू ट्रीज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ट्री कैसे रिड्यूस करते हैं? इसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ट्री। कौन सी प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। बहुत आसान। ठीक है, इसके अलावा देखें, एमंग द फॉलोइंग व्हिच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस बाय फ्लावर टू इनाबल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन को मतलब करने के लिए कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं होने जरूरी हैं या प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जब मेल और फीमेल गैमेट जो है क्या आपस में मिल के जो है जाइगोट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मेल इसमें कौन सा है? पीटल मेल है? नहीं है। सेपल मेल नहीं, तो शिशुअवस्था में रक्षा करने के लिए है। इग सेल, केवल इग सेल से नहीं बनेगा। पॉलन ग्रेन और इग सेल दोनों जब मिलेंगे तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और खाली पॉलन ग्रेन से नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छात्रों 74 पे। गला सूख रहा है। Which of the following pair of events are not human made cause of soil erosion?
इनमें से ह्यूमन मेड काज कौन नहीं सा है जिसमें ह्यूमन ना करता हो? ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करने का काम ह्यूमन का है? बिल्कुल है। तो ह्यूमन ये काम करता है या नहीं करता है? पहले इस चीज को समझें। तो ह्यूमन ये काम करता है, और पूछ रहा है नहीं करता है, ठीक है। सरफेस रन ऑफ एंड स्ट्रॉन्ग विंड, जो पानी बह जाता है उसमें ह्यूमन का योगदान है कि सरफेस से पानी को फेंकने लगे। या फिर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, क्या ह्यूमन करता है? ये ह्यूमन नहीं करता है, ठीक है। पुअर इरिगेशन एंड डीप प्लॉइंग, ये कौन करता है? ह्यूमन का इसमें कहीं ना कहीं रोल रहता है डीप प्लॉइंग करने में। डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन ह्यूमन के द्वारा। तो इसमें एक ही है, सरफेस रन ऑफ एंड स्ट्रॉन्ग विंड। व्हिच कॉन्सिक्वेंस अकर्स इफ थिनिंग इज नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, अगर थिनिंग प्रॉपरली नहीं किया जाए तो क्या जो है परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? थिनिंग नहीं होगी, क्या सॉइल गेन्स न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली? थिनिंग नहीं करोगे तो सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट आ जाएंगे? जी सर, नहीं आएंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है थिनिंग अगर प्रॉपरली नहीं की जा रही है तो इसमें कौन सा जो है, इसमें ये मत समझना कि व्हिच कॉन्सिक्वेंस अगर थिनिंग नॉट नहीं पूछ रहा है, ये इसी में है। नॉट जब पूछेगा तो एनओटी बड़े से बना होगा, उसको आपको इंक्रीज करना है। पूछ रहा थिनिंग जो है अगर नहीं की जा रही है प्रॉपरली तो कौन सा कॉन्सिक्वेंस होगा? तो पहला कॉन्सिक्वेंस जो है न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे। एक्सेस सनलाइट और मोर सर्कुलेटर तभी मिलेगा जब थिनिंग की जाएगी। रिड्यूस पेस्ट जो है वो थिनिंग जब करोगे तब नेचुरली अटैक कम होगा। स्टंटेड ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग डिजीज रिस्क, जब आप प्रॉपरली थिनिंग नहीं करते तो ग्रोथ छोटी रह जाती है और डिजीज की रिस्क जो है इंक्रीज हो जाती है छात्रों। नेक्स्ट, ए पर्सन ऑब्जर्व ए प्लांट स्टेम अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक पर्सन जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो है लेंस के अंदर देखता है, क्या देखता है ये कि इसमें नोड और इंटर नोड है और हेयर है। तो व्हाट फीचर हेल्प डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट, रूट से स्टेम को अलग कैसे है? मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, रूट में नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं और स्टेम में पाए जाते हैं। कहीं है, यही लगा दो फिर सीधे। बहुत ही अच्छा पेपर पूछा है, बहुत कम गलतियां हैं इस पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट का उदाहरण नहीं है? तो राइजोपस जो है ब्रायोफाइट्स नहीं है, आपको हमने बताया, क्योंकि ये राइजोपस क्या है? फंगस है। राइजोपस क्या है? फंगस है। राइजोपस ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेड फंगस। इसको ब्रेड फंगस कहते हैं, डबल रोटी वाला फंगस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवील्स डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द बेड रॉक। सॉइल सरफेस से लेकर के बेड रॉक, यानी कि जो रॉक है, पहले रॉक होगी, रॉक आर वाला ब्लॉक बताए थे, फिर इसका खनन होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ ऑरिजिन है। तो सरफेस से लेकर के बेड रॉक तक जो क्या करता है, सॉइल की डिफरेंट लेयर बताता है, उसे क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसको क्या कहा गया हमने? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप कर सकते थे। एक उत्पादक देखता है कि टमाटर का फल तब भी बन रहा है जब फूलों का निषेचन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्थेनोकार्पिक है। सिंपल सी बात है। बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। बीज युक्त नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। माली के हिसाब से जो आंसर थे बहुत ही आसान, मतलब जो आपके रखे हुए थे ऑप्शंस वो आसान थे, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये गलत है भाई, पपाया यूनिसेक्सुअल नहीं है। पपाया जो है पॉलीगैमस फ्लावर है। पपाया एक पॉलीगैमस फ्लावर है, लेकिन ये चीज पूछ नहीं रहा है। पॉलीगैमस का मतलब इसमें मेल है, फीमेल है और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। अब इसी के कंडीशन पे जो है कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो डायोसियस, मोनोसियस, ये सारे होते हैं। लेकिन ये पूछना वेयर एज हिबिस्कस इज ए, हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सभी जानते हैं, अच्छे से देखते हैं। अगर इसको करना चाहो तो एम्बिगुअस में डाल सकते हो कि पपाया जो है पॉलीगैमस है, ना कि यूनिसेक्सुअल है। Which of the following term is used for unwanted plant in a cultivation? किसी कल्टीवेशन में अगर कोई अनवांटेड प्लांट आ जाता है उसे मैन्यूर कहेंगे नहीं, पेस्टिसाइड कहेंगे नहीं, क्रॉप कहेंगे नहीं, उन्हें क्या कहेंगे? बीड। इन्हें क्या कहेंगे? बीड कहेंगे। अब इससे आसान तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट, फार्मर यूज इमेक्टिन बेंजोएट। इमेक्टिन बेंजोएट एक प्रकार से आइवरमेक्टिन देखा होगा। फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इमेक्टिन बेंजोएट जो है पेस्ट के कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? फार्मर उपयोग करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल मेजर, इसके द्वारा कौन सा मेजर है? तो इमेक्टिन जो है, इमेक्टिन बेंजोएट का जो सोर्स है एक प्रकार का कैसा सोर्स है? बायोलॉजिकल सोर्स है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो इसमें जो है बायोलॉजिकल एजेंट का यूज हो जाता है। किसका यूज होता है? बायोलॉजिकल एजेंट का यूज होता है, चाहे ट्राइकोडर्मा हो चाहे दूसरे एजेंट हो, ठीक है।
तो एवरमेक्टिन केमिकल में ही आएगा, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है केमिकल में ही आएगा, क्योंकि इसकी सिंथेसिस जो है भी देखी गई है कि लैब में हम इसे कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा इसका सोर्स जो है बायोलॉजिकल है तो इसे बायोलॉजिकल में लिख दें, लेकिन ये केमिकल भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, इसलिए इसको जो है यूज में नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार अपने जीवन चक्र और उदाहरण के संदर्भ में सम्मिलित है? तो अगर देखें तो सोरगम हेल्पेंस जो है एक पेरिनियल है, एमेरेंथस एक जो है जिसको चौलाई बोलते हो ये एनुअल है, साइनोडर्म डेक्टिलोन सभी जानते हैं पेरिनियल है, जैंथियम जो है ये वार्षिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊर्ध्वाधर बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त है? ऊर्ध्वाधर बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, यानी कि बात हो रही है वर्टिकल गार्डनिंग के लिए, तो मनी प्लांट जो है सबसे अच्छा है, आप कर सकते हो, किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो। नारियल ताड़ कुछ दूर तक जा सकता है, केले का पौधा, आम का पेड़ तो नहीं हो सकता। आसान सा ये क्या है आंसर, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ प्लांटिंग सपोर्ट्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कब होगी? जब हम नेटिव ट्रीज लगाएंगे या श्रब लगाएंगे। अगर हम जहाँ एक्जोटिक है वहाँ डाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो एक्जोटिक हो गए। प्लांटिंग ट्री अलॉन्ग फेंसेस ओनली, फेंस के साथ ही ट्री करोगे वहाँ डाइवर्सिटी नहीं आएगा। मोनोकल्चर अगर किसी स्पेसीज का है वहाँ पे भी नहीं होगा। तो नेटिव ट्रीज और श्रब लगा के हम डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं छात्रों। नेक्स्ट, पॉली बॉय बैग से नो विद दो का प्रतिरोपण करते समय किस चरण को सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए? जो हम नए पौधे लगाते हैं ना, उसमें पॉली बैग से जब पौधे लगाते हैं तो हमें कौन सी सावधानी करना चाहिए, ये पूछ रहा है कि मृदा को तेजी से झाड़ दो, ऐसे लिया पौधा और उसको झाड़ दिया तो रूट डैमेज हो जाएगी छात्रों। जड़ों को काटकर छोटा करके लगाओ, ये भी गलत चीज है। तने को जोर से खींच के लगा दो, ये भी गलत है। क्या करो भैया, जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए बने पॉली बैग को धीरे धीरे हटा दो, ब्लेड से काट के अलग कर दो, जैसे कोई डॉक्टर क्या करता है चीरा लगाता है उस प्रकार। विभिन्न प्रकार की मृदा के अभिलक्षण किस पे निर्भर करते हैं? अभिलक्षण सॉइल टेक्सचर क्या है, टेक्सचर स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्या होता है? सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले है कहीं पे ऑप्शन? रेत सैंड, मृतिका सिल्ट और गाद क्या है? क्ले। इन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी कठिन हो जाती मेरे लिए भी। ऊर्ध्वाधर बागवानी किस प्रकार के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो ऊर्ध्वाधर बागवानी से फिर पूछ लिया, मनी प्लांट पूछा, इसका मन नहीं भरा। सीमित संसाधन वाले शहरी क्षेत्र, और एक जगह बताया भी है सीमित संसाधन वाले शहरी क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि आप शहर में नौकरी करने जा रहे हैं। Which of the following fungus is seed borne and dispersed by bean? तो पहली शर्त क्या है, जो फंगस है वो सीड बॉर्न होना चाहिए। तो फंगस सीड बॉर्न, इसमें अल्टरनेरिया भी है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अन्य फंगस भी सीड बॉर्न है, लेकिन केवल अगर विंड से बात करें तो अल्टरनेरिया सोलेनाई ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों जो है राइजोपस हो गया, कोलेप्टोट्राइकम हो गया, पुक्सिनिया इसको फॉलो नहीं करती। कोई सीड बॉर्न नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। तो इसको अगर आप चैलेंज करना चाहो कर दो, एक आध जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन इतना डीप नहीं है, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये अल्टरनेरिया सोलाई 100% सही है, इसको चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो एमबीबीएस क्वेश्चन में ये डाल सकते हो। ठीक है, द लैंड फॉर ए नर्सरी शुड बी, लैंड जो नर्सरी के लिए कैसी होनी चाहिए? वाटर लॉक्ड होनी चाहिए, जल भरा होगी नर्सरी वाली बेकार हो जाएगी। ऑन ए स्टिप स्लो, एकदम से जो है स्लोप होना चाहिए ना। सैंडी डिजर्ट एरिया बिल्कुल नहीं, फ्लैट हो और बढ़िया जल निकास वाली सुविधा हो। कंपोस्ट की बनाने की जो इंदौर की विधि है उसमें हीप के ऊपर अच्छी तरह जो है हम क्या करते हैं, विघटित कंपोस्ट का छिड़काव करते हैं। ये कंपोस्ट लिया, इसमें हीप बना दिया, ढेर लगा दिया, और इसमें विघटित जो है कंपोस्ट डाल रहे हैं। तो विघटित कंपोस्ट क्यों डालते हैं? दुर्गंध रोकने के लिए। अरे विघटित है, दुर्गंध ना आए इससे, अपघटन प्रक्रिया को तेज करने, क्योंकि इसमें भी वही जो है बैक्टीरिया और फंगस हैं, तो इसको विघटित प्रक्रिया को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे, ना कि अन्य चीजों के लिए डालते हैं। ये इंदौर की विधि है। अगला देखें, द फर्टिलाइजर ग्रेड 10-26-6 कंटेन 10% नाइट्रोजन। एक फर्टिलाइजर ग्रोज है जिसमें एनपीके, जिसको कंटिन्यूसली बोलते हैं एनपीके। अब इसी उसमें क्या लिखा है 10-26-26, इसका मतलब बताया कि 10 जो है इसमें नाइट्रोजन है, इस पहला वाला नाइट्रोजन है, दूसरा वाला फास्फोरस है और तीसरा वाला पोटास है के। तो सिमिलरिटी फर्टिलाइजर अगर कोई 12, 22, 11, 11 है, अब यहाँ पे होता 22, 11, 11 है, तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी? पहला वाला क्या है, नाइट्रोजन है 22। आसान था। Which of the following is a suitable example for mixed cropping? मिक्स क्रॉपिंग का सुटेबल एग्जाम्पल क्या है? राइस व्हीट, राइस व्हीट सुटेबल मिक्स क्रॉप नहीं है, ये क्या है, क्रॉप की सीक्वेंस है। सोयाबीन, मस्टर्ड, ये दोनों अलग अलग क्या है, एक खरीफ है
और दूसरा रबी है, एक खरीफ है दूसरा रबी है, तो मिक्स तो हो ही नहीं सकता। मेज बार्ले, मेज को चलो चार तीनों उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल, सुटेबल की बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो ग्राम व्हीट है, क्योंकि ग्राम जो है ये लेगुमिनस है और इसकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, इसीलिए मोस्ट सुटेबल ग्राम और व्हीट है, दोनों रबी क्रॉप हैं। छात्रों समझे ये क्यों सही है? ठीक है। शुष्क और रुच्छ क्षेत्रों में वायु से होने वाले अपर्दन को प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें अपर्दन किससे होगा? वायु से, क्योंकि वो शुष्क हैं तो पानी गिरने की आवश्यकता नहीं है। तो मृदा में ग्रीस मिला दो, तो मृदा में ग्रीस मिलाना जो है संभव नहीं है। मृदा पर पुआल बिछाकर, मृदा पर पुआल बिछा के जो है शुष्क और रुच्छ इलाकों में कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो है संभव नहीं। उचित सिंचाई का प्रबंधन करके भी नहीं है। इसमें वायु की गति को कम करने के लिए अगर हम क्या लगा दें, पेड़ लगा दें, तो मेन इसमें इसको एम्बिगुअस में आप डाल सकते हो, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मेन ये है कि आप क्या करो, विंड ब्रेक लगा दो, विंड ब्रेक। अब विंड ब्रेक किस दिशा में लगाया जाता है आप कमेंट करके हमें बताओ। ग्रेविलिया रोकोस्टा को लगा दो, आर्चर्ड में खूब लगाया जाता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू काज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करती है, बिल्कुल नहीं, बढ़ा देती है। तो रिडक्शन इन सनलाइट रीचिंग अर्थ, सनलाइट इसी में ट्रैप हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रिस्क ऑफ सी इन लेवल, ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ग्लेशियर की मेल्ट हो गई और सी लेवल बढ़ेगा, मुंबई जैसे शहर खतरे में आ गए हैं। डे नाइट जो है शॉर्ट होंगे लॉन्ग होंगे, पृथ्वी की गति के आधार पर है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग के। माइट्स को नियंत्रित करने के लिए जो माइट्स होती हैं, डिकोफॉल डाला जाता है। एक दूसरा भी है फेनोपायरोक्सीमेट 5 EC 1.2 ml पर लीटर का छिड़काव हमें जल के साथ करना चाहिए। छिड़काव किसके साथ करते हैं? जड़ में, ये क्या है, विलय है, ठीक है। तो माइट की एक दवाई आपको नहीं मालूम होगी, फेनोपायरोक्सीमेट। अगला देखें, वृक्षारोपण कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता की जरूरत है। वृक्षारोपण में जो है आप समुदाय को क्यों जोड़ो? जब आप वहाँ पे जाओगे तो ऐसो माली बन के, तो वहाँ के RWA के लोगों को जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे? उर्वरकों की लागत कम होने में सहायता मिलती है, कि लोगों से जो है लोग कंट्रीब्यूशन कर देंगे, लेकिन उर्वरक की लागत नहीं कम हो गई। इसमें यह सुनिश्चित होता है केवल तेजी से वृद्धि करने वाले वृक्ष ही लगाए जाएं, ये भी बात नहीं है। जैसी जरूरत होगी वही हम सुनिश्चित करेंगे, ये नहीं कि कम्युनिटी के लोग क्या सोच रहे हैं। तो तेजी से वृद्धि वाले भी हो सकते हैं, कम वृद्धि वाले, तो आपके यूटिलाइजेशन पे है, क्योंकि इसमें सरकारी भागीदारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कम्युनिटी में क्या सरकार का कोई जिम्मेदार नहीं कि आप हम जो है वृक्षारोपण कार्य में क्या सामुदायिक सहभागिता की, और समुदाय वाले लोग उसका पैसा दो, और पैसा देने के नाम पे समुदाय अलग हो गया। सरकार कहती पैसा हमसे ले जाओ, लेकिन सामुदायिक रूप से वृक्ष लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि उनकी सुरक्षा की जा सके। कोई व्यक्ति जो है वृक्ष लगाएगा, उसका नाम लगा दो, रमेश ने ये वृक्ष लगाया। अब रमेश रोज उसे देखने के लिए आएंगे, रमेश जिसको पानी देंगे, बड़ा होगा तो कहेंगे हम वृक्ष लगाए थे। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट 98 नंबर, व्हाट फंक्शन डू द पेटल्स एंड सेपल परफॉर्म इन द स्ट्रक्चरल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल में पीटल और सेपल का क्या महत्व है? सेपल जो है शिशु अवस्था में रक्षा करते हैं और पीटल जो है कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दे ओनली डायरेक्टली टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, नहीं डायरेक्ट नहीं, इसके लिए हमने बताया कि सेल और जो है पॉलन ग्रेन्स। दे हेल्प इन सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, ये नहीं करते हैं। दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब फिर से ऊर्ध्वाधर बागवानी आ गई, आपको ऊर्ध्वाधर बागवानी तो करवानी पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में उद्यान जो वर्टिकल गार्डन है विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये कम स्थान घेरते हैं और बालकनियों में हरियाली देते हैं। अब इससे इजी नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज ग्राफ्टिंग इन प्लांट? ग्राफ्टिंग प्लांट में क्या है? ग्रोइंग ऑफ सीड डायरेक्टली नहीं। ग्राफ्टिंग क्या है? एक प्रकार का यूनियन है, और यूनियन किसका है? ये स्टॉक यानी रूट स्टॉक का, जिसको मूल ग्रंथ कहते हैं, और दूसरा जो है सायन का, जिसको सांकुर बोलते हैं। इनका क्या है? यूनियन है, और इस यूनियन का क्या किया जाता है? फायदा किया जाता है। यानी इसमें दो प्लांट अलग अलग होंगे, एक रूट स्टॉक और दूसरा सायन, ठीक है। तो इसमें ग्रोइंग सीड डायरेक्टली गलत। ज्वाइनिंग टू डिफरेंट मेटल, मेटल माने क्या होता है? धातुएं। अब टू यहाँ पे तुमने देख के जल्दी में मार दिया तो गलत हो जाए, आगे भी बढ़ लो, क्या लिखा? मेटल लिखा है। ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ टू प्लांट टू ग्रो एज वन, ये सही बात है। कटिंग रूट्स टू इंक्रीज ग्रोथ, ये भी गलत बात है, तो ये हो गया।
तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 1-2 एम्बिगुअस हैं, 1 गलत है और 2 एम्बिगुअस आपको देखने को मिले। तो अभी काफ़ी समय हो गया, मैं देख रहा हूँ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। आप पार्ट बी का भी आप जो है की जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने अनुरोध किया था कि सर इसका भी एक हमें, क्या आपने पढ़ाया तो नहीं, तो कम से कम इसके आंसर की को एक बार चर्चा कर लीजिए। तो आप सभी के लिए एक साथ हमने आंसर की पे चर्चा कर ली है। जो लोग माली का एग्जाम नहीं दिए हैं फिर भी अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से इससे लाभान्वित होंगे। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।